नमस्कार। पहले लेक्चर्स में हम सभी लोग ये जान चुके हैं कि बायोलॉजी का क्लास 11th का पाठ्यक्रम क्या है। और दूसरे लेक्चर्स में हम ये जानने वाले हैं कि हम कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं और साथ में इस चैप्टर्स के बारे में बोर्ड पर ही आप देख सकते हैं। हम यूनिट 3 का पहला चैप्टर यानी इकाई 3 का पहला चैप्टर जिसका नाम है सेल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कोशिका जीवन की इकाई। हमने बायोलॉजी के 11 पाठ्यक्रम से पहला चैप्टर इसलिए चुना है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इस चैप्टर्स को हम पहले जब क्लियर कर पाएंगे कि सेल क्या होती है तभी हम बायोलॉजी के बारे में अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले हम यही जानते हैं कि चैप्टर्स की इकाई कोशिका क्लियर। कोशिका जीवन की इकाई का क्या अर्थ होता है? कोशिका जीवन की इकाई, कोशिका को हम जीवन की इकाई क्यों कहते हैं? सिंपली अगर हम ये देखें तो इस इन्वायरमेंट में जितने भी सजीव पाए जाते हैं इन सजीवों की उत्पत्ति कहीं ना कहीं एक कोशिका से प्रारंभ होती है। और दूसरी बात, कोशिका ही जीवन की या किसी सजीव की एक ऐसी इकाई होती है जिसके द्वारा संरचना और क्रियात्मक दोनों फंक्शंस यानी संरचनात्मक और क्रियात्मक दोनों कार्य संभव हो पाते हैं। इसलिए हम कोशिका को जीवन की इकाई कहते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में जाने, एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम अगर अपनी उत्पत्ति की बात करें यानी मनुष्य का जन्म कैसे हुआ या मनुष्य की बॉडी का निर्माण कैसे हुआ, या फिर हम इस इन्वायरमेंट में किसी को भी देखें, इनकेस किसी भी प्लांट, किसी भी एनिमल्स, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो उसके जीवन की प्रारंभ एक कोशिका से होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी बात कर लेते हैं मनुष्य की, तो मनुष्य के जीवन की शुरुआत स्पर्म और ओवा के फ्यूजन से हुई है। यानी हमारे पेरेंट्स या संतत से पहले जनक में शुक्राणु व अंडाणु एक कोशिका निर्मित हुए होंगे। इन शुक्राणुओं व अंडाणुओं को यानी ओवा तथा स्पर्म को फर्टिलाइज किया गया होगा, फ्यूज किया गया होगा। देन फर्टिलाइज करने के बाद फिर एक कोशिका बनी होगी। दिस इज द डिप्लॉयड सेल्स, ये द्विगुणित कोशिका थी। एंड दिस इज नोन एज द जाइगोट, इसे हम जाइगोट कहते हैं। आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर्स अगर पढ़ा होगा तो अच्छे से इसके बारे में जानते भी होंगे। देन द रिप्रोडक्शन के चैप्टर्स में ये जानते हैं कि जाइगोट आफ्टर द डेवलपमेंट यानी जाइगोट के कंप्लीट विभाजन के बाद, जाइगोट के लगातार परिवर्तन के बाद ये लगातार कई प्रकार से परिवर्तन करता है और फिर फाइनली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है और एम्ब्रियो फाइनली फीटस में कन्वर्ट हो जाता है। देन फीटस के बाद यानी भ्रूण बनता है और भ्रूण के बाद और विकास होने के बाद फीटस बनता है और देन फीटस बनने के बाद एक मनुष्य का जन्म होता है। तो अगर हम ये सिंपली समझें तो शुरुआत देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्पर्म और एक ओवा, बोथ आर सेल, बोथ आर द हैप्लॉइड सेल्स, देन बोथ आर फ्यूज्ड बाय द प्रोसेस फर्टिलाइजेशन। ये दोनों निषेचन प्रक्रिया के द्वारा फर्टिलाइज हुए, आपस में संयुक्त होकर एक डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन किया। दिस इज नोन एज द जाइगोट। इसे हम युग्मक कहते हैं, इसे हम युग्मनज कहते हैं। और युग्मनज बनने के बाद फिर डेवलपमेंट हुआ और फिर आज हमारी 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, 10 फीट या हम किसी भी प्लांट्स या एनिमल्स की बॉडी देखें तो वो अगर जंतु है तो कुछ इस प्रकार से और पादप बनता है तो भी कुछ इसी प्रकार से उनका बॉडी का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए कोशिका को 2 कारणों से, पहला कारण कोशिका जीवन की संरचना और क्रियात्मक दोनों कार्यों के रूप में कार्य करती है। तीसरा कारण, बिना कोशिका किसी के जीवन की शुरुआत नहीं हो सकती है या बिना कोशिका किसी का जीवन संभव नहीं है। इसलिए हम चैप्टर्स का नाम देते हैं कोशिका जीवन की इकाई। ये आपका था चैप्टर्स के बारे में। आगे के लिए हम सबसे पहले कोशिका कहां से आया, कोशिका शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कोशिका की शुरुआत कैसे होती है और वर्तमान समय में हम 20वीं सदी या 2022 के दौरान कहां तक पहुंच चुके हैं इनके बारे में डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कोशिका की डिस्कवरी के बारे में। एक लंबी सी हिस्ट्री है कोशिका की डिस्कवरी की खोज के बारे में। अगर हम खोज या डिस्कवरी की तरफ चलते हैं तो एक नाम सभी के मन में हमेशा बिल्कुल, हम अगर बुक पलटते हैं सेल के बारे में तो रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में हम सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं कि रॉबर्ट हुक ने ही 1665 में कोशिका की खोज की थी। इनके पीछे थोड़ी हिस्ट्री की तरफ हम चले तो रॉबर्ट हुक ने इन बातों का उल्लेख विशेष बुक, दिस इज नोन एज द माइक्रोग्राफिया, इन्होंने माइक्रोग्राफिया जैसी बुक में इन बातों का वर्णन किया है। रॉबर्ट हुक की शुरुआत कैसे होती है थोड़ा ये भी जान लेते हैं। रॉबर्ट हुक जनरली एक फिजिसिस्ट थे, भौतिक शास्त्री थे। इन्होंने कुछ लेंसों को जोड़कर एक सामान्य सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया। यानी इनको बायोलॉजी का कोई विशेष नॉलेज नहीं था, जबकि एक फिजिसिस्ट थे यानी भौतिक शास्त्री कहलाते थे।
उन्होंने 4 से 6 लेंसों को जोड़कर एक माइक्रोस्कोप बनाया और माइक्रोस्कोप को बनाने के बाद यानी एक सिंपल माइक्रोस्कोप हम कह सकते हैं, एक साधारण सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया। इस माइक्रोस्कोप की सहायता से इन्होंने सबसे पहले जब उस माइक्रोस्कोप के उन लेंसों को जोड़कर फिल्म्स यानी जिसे हम प्लांट्स की कार्क यानी जिसे हम पेड़ों की कार्क कहते हैं, यानी पेड़ों की कार्क को इन्होंने इस कोशिका यानी इस पेड़ों की कार्क को जब माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप के ठीक है फ्रेम पर लगाया तो इन्होंने ये देखा कि जो ठीक है पेड़ों की कार्क थी उनके अंदर कुछ विशिष्ट प्रकार की स्पेशली संरचनाएं केज लाइक दिखाई देती हैं। इन संरचनाओं को जब इन्होंने बहुत ही अच्छे से देखने का प्रयास किया तो ये होलो स्पेस दिखाई दी और होलो स्पेस को ही कुछ समय बाद या देखते ही ठीक है रॉबर्ट हुक ने होलो स्पेस को ही बता दिया दिस इज द सेल इज मेड अप बाय द ग्रीक वर्ड्स मींस द होलो, यानी जो मधुमक्खी के समान मधुमक्खी के छत्ते के समान हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया भौतिक शास्त्री रॉबर्ट हुक को 1665 में। उसी समय इन्होंने ठीक इस होलो स्पेस को यानी खोखला शब्द जो बनता है ये सेल से ग्रीक वर्ड से बनता है और इसी होलो स्पेस का नाम का सेल्स के रूप में रख दिया और आज हम सभी उसे सेल के रूप में जाते हैं। तो शुरुआत कुछ ऐसे होती है, ये सारी बातें हमें माइक्रोग्राफिया में पढ़ने को मिलती हैं जो रॉबर्ट हुक के द्वारा रिटन की गई एक बुक है, लिखी एक बुक होती है, इसमें हम इनके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। आगे हम हिस्ट्री की तरफ और आगे बढ़े तो सबसे पहले हमने ये जाना कि रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका की खोज की 1665 में की, लेकिन हमें एक बात और यहाँ पर जानना चाहिए कि रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई कोशिका नॉन लिविंग थी, यानी इन्होंने जो सेल की डिस्कवरी की वह कोशिका नॉन लिविंग थी, इसमें सजीवता नहीं पाई जाती है, यानी यह सजीव कोशिका ना होकर पूर्णतः निर्जीव कोशिका थी, यानी इसमें सजीवता नहीं थी। तो एक बात नई आ जाती है ब्रेन में, अगर निर्जीव कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की है तो सजीव कोशिका की खोज किसने किया होगा। आगे बढ़े तो सजीव कोशिका की खोज सबसे पहले ठीक एक साइंटिस्ट हैं ठीक है जिनका नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने बायोलॉजी में और कंप्लीट मेडिकल्स के क्षेत्र में भी इन्होंने बड़े बड़े कार्य किए हैं। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 10 जून 1674 10 जून 1674 को प्रोकैरियोटिक कोशिका की खोज की, यानी इन्होंने एक ऐसी कोशिका की डिस्कवरी की जो एक प्रोकैरियोटिक सेल थी। ठीक है, आगे हम अभी पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। आगे इतना जाने कि माइक्रोस्कोप्स की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक के द्वारा होती है, सिंपल माइक्रोस्कोप, और देन माइक्रोस्कोप से 1665 में कोशिका की खोज की शुरुआत होती है। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, होलो स्ट्रक्चर्स को माइक्रोस्कोप के जरिए रॉबर्ट हुक ने इसे बता दिया दिस इज अ सेल्स। देन उसके बाद और आगे बात बढ़ी तो निर्जीव कोशिका रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई थी। सजीव कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 10 जून 1674 को किया। कहां के भी जान लेते हैं। इन्होंने वार्ता टीथ दांतों के खुरचन तथा ठीक है कुछ बैक्टीरियल सेल में मवाद के रूप में बैक्टीरियल सेल की डिस्कवरी की, यानी इन्होंने सबसे पहले 10 जून 1674 को प्रोकैरियोटिक कोशिका की खोज की। इसके बाद में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने ही प्रोटोजोआ की डिस्कवरियां भी की हैं, जिन्हें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इन्होंने कई खोजें भी की हैं और इसके बाद और आगे चले तो 1600 के बाद में 1674, देन इसके बाद 1639, देन और आगे बढ़ेंगे 1881 में। थोड़ा हम यहाँ पर हिस्ट्री पर साथ में डिस्कस कर ले रहे हैं बट हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। 1639 में कई डिस्कवरियां हुई हैं। उसके बाद 1839 में ठीक है स्लाइडेन और स्वान ने सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। और आगे बढ़ेंगे तो इसी दौरान 19वीं सदी में पहुंचने के पहले 1881 में यानी 1881 में डब्ल्यू आर्डियर ने क्रोमोसोम की डिस्कवरी की। और आगे बढ़ेंगे तो 19वीं सदी में पहुंचते ही अनेक साइंटिस्टों ने बायोलॉजी पर कार्य किया और सेल के पीछे अनेक डिस्कवरियां हुई हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते रहेंगे। तो हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने हिस्ट्री में क्या पढ़ा। हमने अभी केवल हिस्ट्री में 2 बातें जानी हैं और हम आगे डिस्कस करेंगे
पहली बात, खोज किसने की है सेल की? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपने द्वारा स्वतः निर्मित किए गए एक सिंपल माइक्रोस्कोप की सहायता से ठीक एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना की डिस्कवरी की, जिसका ठीक है नाम होलो रखा। होलो मीन्स होता है खोखला, मीन्स उसे हम ग्रीक भाषा में बदले तो उसका मतलब सेल होता है। इसी प्रकार इन्होंने ये बात अपनी एक बुक में लिखा है, दिस इज इंपॉर्टेंट बुक माइक्रोग्राफिया, जहां पर इन सब बातों का वर्णन मिलता है। आगे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 10 जून 1674 को ठीक है प्रोकैरियोटिक सेल की डिस्कवरी की, और भी खोजें होती रही हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आपका छोटा सा खोज या सेल्स की डिस्कवरी किसने की है इसके बारे में। आइए हम सभी लोग इस लेक्चर्स में, फर्स्ट लेक्चर्स में हम सभी लोगों ने हिस्ट्री ऑफ सेल पर डिस्कस किया था, और इस लेक्चर में हम सभी लोग कोशिका की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक्स इकाइयों के बारे में जान लेते हैं कि कोशिका है क्या और कोशिका की संरचना कैसे होती है। आपके बोर्ड्स पर जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, दिस इज अ टिपिकल एनिमल सेल्स, दिस इज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिमल सेल। एक जंतु कोशिका की ये माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्मदर्शी संरचना है। तो पहले यही जानते हैं कि कोशिका है क्या। किसी भी जंतु में या किसी भी पादपों के शरीर में जो सबसे सूक्ष्मतम या सबसे न्यूनतम इकाई है, जिसे हम अपनी नग्न आंखों से देख नहीं सकते क्योंकि वह माइक्रोस्कोपिक होती है। हम अगर अपने इस थोड़े से पार्ट्स के स्किन को हटाकर देखें तो यहाँ पर हमें कई मिलियंस और ट्रिलियन सेल्स दिखाई दे सकती हैं। या हम ये कहें कि अगर हम एक किसी रूम में बैठे हो और उस रूम की दीवार को अगर देखें तो एक लंबी सी दीवार अगर वह 10 से 15 फीट लंबाई की बनी है तो उसमें कहीं ना कहीं छोटी छोटी इकाइयां मिलकर जुड़ी होंगी, तो उस दीवार का निर्माण हुआ है। अगर उन इकाइयों की हम बात करें तो वह इकाइयां ईंटें होंगी और वही ईंटें आपस में जोड़कर एक दीवार का फॉर्मेशन की गई होंगी। उसी प्रकार किसी भी सजीव की जो हम बॉडी जो टाइप्स या प्रकार को देखें या बॉडी के कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखें तो उनमें से जो सबसे न्यूनतम इकाई है दिस इज नोन एज द सेल। मतलब किसी सजीव की जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई है उसी को हम कोशिका कहते हैं। संरचना क्या होती है? अगर हम संरचना की बात करें तो सेल, अगर एक बेसिक सेल की हम बात करें, प्लांट की ले ले या एनिमल्स की ले ले, हम पहले एनिमल्स सेल की तरफ चलेंगे। इसको सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये मेम्ब्रेन इसे चारों तरफ से कवर करके रखती है एंड दिस मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये अर्ध पारगम्य होती है। हम जानेंगे भी कि मेम्ब्रेन इज मेनली 3 टाइप्स, सेमी परमेबल, परमेबल, अनपरमेबल, 3 प्रकार की मेम्ब्रेन्स भी होती है। जितनी सेल्स हैं इनमें मैक्सिमम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है ये सेमी परमेबल होती है। पहले बेसिक जानेंगे। कोशिका के चारों तरफ जो सबसे ठीक है न्यूनतम या चारों तरफ सराउंड करने वाली इकाई होती है इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी रूम के अंदर बैठे हैं और इस रूम के चारों तरफ देखें तो उस रूम के चारों तरफ एक दीवार होगी जो उस रूम को सराउंड करके रखेगी। तो द वॉल्स ऑफ द रूम या दीवार जो हमारे रूम्स की है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी। यानी सेल के चारों तरफ एक पारदर्शी या सूक्ष्मदर्शी इकाई, माइक्रोस्कोपिक अर्धपारगम्य इकाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। इस इकाई के अंदर ठीक है एक लिक्विड्स मटेरियल, एक द्रव्य भरा होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। एक शब्द आपने जरूर पढ़ा होगा कि साइटोप्लाज्म, दिस इज द साइटोप्लाज्म जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। और एक शब्द आपको और मिलेगा प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या अंतर है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, ये भी जान लेंगे। दोबारा पहले सुनेंगे। सेल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है दिस इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन, या इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके अंदर जो द्रव्य भरा है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और एक शब्द आपको और मिलेगा, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो सेल इज माइक्रोस्कोपिक, all parts of cell is microscopic when the cells is completely formed with the help of cell organelles and cytoplasm known as the protoplasm। जब किसी कोशिका का निर्माण कोशिका द्रव्य और कोशिकांगों के साथ मिलकर होता है तो उन्हें हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। एंड एक्सेप्ट द सेल ऑर्गेनेल्स, अगर हम कोशिकांगों को छोड़ दें तो उन्हें हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके अंदर ठीक है बहुत सारे एक झिल्लियों के बने हुए, 2 झिल्लियों के बने हुए या बिना झिल्लियों के बने हुए विशेष भाग पाए जाते हैं जो सेल के अंदर विशेष फंक्शन क्रिएट करते हैं। इन्हें हम सेल ऑर्गेनेल्स या इन्हें कोशिकांग कहते हैं। इन्हीं को कोशिकांग कहा जाता है या कोशिका का अंगक कहा जाता है।
इसके अलावा पूरी कोशिका के अंदर एक विशेष संरचना जो पूरे कोशिका का नियंत्रण करते हैं, यानी सभी कार्यों को नियंत्रित करते हैं, जिन्हें ड्राइवर ऑफ सेल भी कहते हैं, कोशिका का चालक कहते हैं, दिस इज नोन एज द न्यूक्लियस, इसे हम केंद्रक कहते हैं। तो एक बार में दोबारा रिवाइज करते हैं, दोबारा ध्यान से सुनेंगे। कोशिका के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेल नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका के अंदर एक द्रव्य पदार्थ भरा होता है सेमी परमेबल, जिसे हम ठीक है साइटोप्लाज्म कहते हैं, दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ सेल। कोशिका के अंदर एक झिल्ली, दो झिल्ली और बिना झिल्ली के बने हुए बहुत सारे भाग पाए जाते हैं, जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ सेल। इसके अलावा कोशिका के अंदर चौथी मुख्य संरचना जो कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित कराती है या करता है, उसे हम केंद्रक कहते हैं, दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ सेल। दिस इज द टोटल पार्ट्स ऑफ सेल एंड डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। इसके अलावा और जान लेंगे, अगर हम इसकी कल्पना एक रूम से कर लेते हैं तो रूम के चारों तरफ की प्रेजेंट दीवार सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाएगी। रूम के अंदर बैठे हुए मनुष्य सेल ऑर्गेनल्स कहलाएंगे। रूम में रखी हुई बेंचें ठीक है साइटोप्लाज्मिक मटेरियल कहला सकती हैं, और इसके अंदर अगर कोई अध्यापक पूरे विद्यार्थियों पर नियंत्रण करता है तो वह केंद्रक कहलाएगा। अब आइए हम एक जंतु कोशिका की संरचना को देखने का और समझने का प्रयास करते हैं। दिस इज द टिपिकल एनिमल सेल। इसके चारों तरफ एक लिपिड्स और प्रोटीन की बनी हुई, यानी ठीक है आगे हम पढ़ेंगे इसकी संरचना, या लिपिड्स प्रोटीन लिपिड, यानी बाहर लिपिड अंदर लिपिड्स और पीएलपी ठीक है, यानी प्रोटीन लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। इस संरचना को हम देखें, ब्लैक कलर्स की संरचना प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहलाती है। इसके अंदर द्रव्य पदार्थ सेमी मेम्ब्रेन्स के अंदर सेमी लिक्विड्स पाया जाता है, दिस इज नोन एज द साइटोप्लाज्म। इसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, यानी कोशिका के अंदर एक द्रव्य पदार्थ उपस्थित है जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे रॉड शेप यानी बेलनाकार और ठीक है डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जिन्हें हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, दिस इज नोन एज द माइटोकॉन्ड्रिया, इन्हें हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसके अलावा इनमें कुछ ऐसी एक झिल्ली की संरचनाएं होती हैं जिनमें कोई पदार्थ द्रव्य पदार्थ नहीं भरे होते हैं। ये एनिमल सेल में छोटे आकार के होते हैं, जबकि प्लांट सेल में लार्ज इकाई के बने होते हैं, दिस इज नोन एज द बैकवॉल्स, इन्हें हम बैकवॉल्स कहते हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स के बने हुए कुछ विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम राइबोसोम कहते हैं, जो पूरी सेल के अंदर बिखरे हुए होते हैं। आगे हम चलें तो इसके अंदर से बहुत सारे ठीक है विशेष प्रकार के डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जिन्हें गोल्जी बॉडी कहते हैं। हम इन सब के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज सेल ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनल्स, बैकवॉल्स सेल ऑर्गेनल्स, राइबोसोम सेल ऑर्गेनल्स, क्लियर। और भी बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। इसके अंदर जो द्रव्य पदार्थ भरा होता है वह द्रव्य पदार्थ साइटोप्लाज्म होता है, और इसके अंदर जो चारों तरफ मेम्ब्रेन है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, दिस इज नोन एज द न्यूक्लियस। इसके अंदर एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है जो दोहरी झिल्ली होती है। उस झिल्ली को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली कहते हैं, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके चारों तरफ पाई जाएगी। इसके अंदर जो द्रव्य भरा होगा यानी केंद्रक के अंदर, उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य कहेंगे। केंद्रक के अंदर भी एक कंट्रोल सेंटर प्रोटीन का पाया जाता है, दिस इज नोन एज द न्यूक्लियोलस, जिसे हम केंद्रिका कहते हैं। और इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन की बनी हुई विशिष्ट संरचना धागे जैसी पाई जाती है, दिस इज नोन एज क्रोमैटिन, इसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। साथ में पूरे केंद्रक की मेम्ब्रेन जो रेड कलर की बनी हुई है बीच बीच में अवरुद्ध होती है, और उस अवरुद्ध भाग से एक पोर्स बनता है, छिद्र बनता है। इस छिद्र को न्यूक्लियोपोर या केंद्रक छिद्र कहा जाता है। इसका भी विशेष फंक्शन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसडक्शन में होता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है ध्यान से सुन लेंगे। बाहर की तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी जो इसे चारों तरफ से सराउंड करके रखेगी। इसके अंदर द्रव्य पदार्थ भरा होगा, उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। इसके अंदर भी एक कंट्रोल सेंटर होगा जिसे हम न्यूक्लियोलस कहेंगे। इसके अंदर विभिन्न भागों पर मेम्ब्रेन रेप्चर्ड होती है जिसे न्यूक्लियोपोर कहते हैं, और साथ में हिस्टोन प्रोटीन की बनी हुई विशिष्ट संरचना क्रोमैटिन का निर्माण करती है। इन सभी को मिलाकर न्यूक्लियस का निर्माण होता है, और न्यूक्लियस की खोज भी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी, ये भी जान लेना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोलस की खोज फोंटेना ने की थी, ये भी यहाँ पर जान लेते हैं, आगे हम इन पर डिस्कस करते रहेंगे। और हम अगर बात करें दूसरी बात देखेंगे, न्यूक्लियस के चारों तरफ दोहरी झिल्ली की एक विशेष कोशिकांग पाई जाती है जिसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं।
ये दो प्रकार के भी होते हैं। कुछ स्थानों पर राइबोसोम पाया जाता है जिन्हें एससीआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और बाहर की तरफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं जहां पर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। तो दिस इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल। इन पर हम और एक एक करके डिस्कस करते रहेंगे। यानी हमें इतनी बातें इस लेक्चर्स में या इस डायग्राम में जान लेना है कि एक कोशिका 4 मुख्य इकाइयों से मिलकर बनी है। पहली इकाई को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, दूसरी इकाई को साइटोप्लाज्म कहते हैं, तीसरी इकाई को हम कोशिकांग कहते हैं, और चौथी इकाई को हम केंद्रक कहते हैं। इनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले ठीक है सेल मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद साइटोप्लाज्म पर डिस्कस करेंगे। फिर हम कोशिकांग, एक कोशिकांग यानी एक झिल्ली की कोशिकांग, दोहरी झिल्ली की और बिना झिल्ली के सभी कोशिकांगों पर डिस्कस करेंगे। देन हम केंद्रक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।